हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाखा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की पूरी लिस्ट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। तो अब आर्टिकल 12 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इंट्रोडक्शन उसका, फिर आर्टिकल 12 पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेलिवेंट केसेस जो हैं, केस लॉज जो हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनेट हुए थे 1215 में मैग्ना कार्टा के थ्रू। मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था, जो कि ब्रिटेन की बात है। फिर ब्रिटेन में ही आया, इंग्लैंड में ही आया बिल ऑफ राइट्स 1689 में, जो कि वहाँ के सिटीजन्स के इंपॉर्टेंट राइट्स और लिबर्टीज़ की बात करता था। फिर आता है यहाँ पर फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स 1789 में, ये फ्रांस में आया था। द अमेरिकन्स वर द फर्स्ट, जो अमेरिका कंट्री है वो सबसे पहली ऐसी कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, जगह दी गई फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो कि आया था बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिका में। और इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की एक पूरी लिस्ट इनकॉर्पोरेट की गई है, ऐड की गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में इनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। आर्टिकल 32 के थ्रू हम रिट ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 जो है उसके थ्रू हाई कोर्ट में, फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन होता है उसके लिए। फिर बात करते हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, इनके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट। देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं अभी आगे की वीडियो में आर्टिकल 12 के बारे में, वो डिफाइन करता है वर्ड स्टेट को, टर्म स्टेट को वो डिफाइन करता है। क्यों डिफाइन करता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्टेट की डेफिनेशन की, क्योंकि अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल होते हैं, इसलिए स्टेट क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। आगे देखते हैं कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं उस लिमिट तक जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आर्टिकल 12 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये डिफाइन करता है टर्म स्टेट को, ठीक है। और ये जो स्टेट टर्म की डेफिनेशन यहाँ पर दी जा रही है आर्टिकल 12 में, ये एप्लीकेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 में खाली, और सारी अगर जगह कहीं पे स्टेट आता है तो वो ये वाली जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 में जहाँ जहाँ पर भी स्टेट की बात आती है वहाँ पर सिर्फ एप्लीकेबल होगी। आगे देखते हैं हम, द टर्म स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट टर्म जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड करता है। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, यानी कि कंट्री। फिर द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट की जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिर ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ पॉइंट है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो जो स्टेट टर्म है वो आर्टिकल 12 के अंदर इंक्लूड करता है ये 4 पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखिए ये तो क्लियर है दोनों पॉइंट्स। अब बात करते हैं अथॉरिटीज़ की, जो कि वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है 3rd और 4th पॉइंट में। अथॉरिटी मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास लॉ बनाने की, ऑर्डर जारी करने की, रेगुलेशंस बनाने की, बाई लॉज और नोटिफिकेशन जारी करने की पावर हो, और उनको इन्फोर्स, उन लॉज को इन्फोर्स कराने की पावर हो, तो ऐसी कोई भी बॉडी अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी की बात अगर हम करें तो जो हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसके सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है लोकल अथॉरिटीज़ को, और उसमें बताया गया है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुए, पंचायत हुई,
और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स हुए, म्यूनसिपैलिटीज़ हुई, ये सारी चीज़ें आती हैं लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि अदर अथॉरिटीज़ की बात भी की गई है। अब देखिए जो सारा मसला है वो है अदर अथॉरिटीज़ का ही, कि कौन कौन सी बॉडीज़ या कॉरपोरेशंस या इंस्टीट्यूशंस अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आएंगे। तो इसके लिए, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है, बहुत सारे केस लॉज बन गए, बहुत सारे केसेस आए और उनमें ये डिसाइड हुआ कि क्या चीज़ अदर अथॉरिटीज़ में आएगी, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी और क्या नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहला केस जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस में, ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है, इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने एज्यूजडम जेनरिस एक लैटिन टर्म है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। इसका मतलब होता है इंग्लिश में एज ऑफ लाइक नेचर, यानी कि उसी के जैसा, यानी कि उसी सेम नेचर का, ये अप्लाई किया। यहाँ पे ये बोला गया कि जो भी कोई बॉडी या अथॉरिटी ऐसी है जो सॉवरेन फंक्शन करती है, यानी कि वो अपने कामों में, फंक्शंस में संप्रभु है, सॉवरेन है, वो ही खाली अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी। और एजुजडम जेनरिस यानी कि और उसके जैसी और भी जो बॉडीज़ होंगी वो अदर अथॉरिटीज़ के डेफिनेशन के अंदर आएंगी। ये बात बोली गई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से शांताबाई के केस में, ठीक है। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच था इसका देखा जाए तो। फिर नेक्स्ट केस आता है उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ऊपर वाले जजमेंट को। ऊपर जो एजुजडम जेनरिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था, इसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जा रहा है अप्रोच, और अदर अथॉरिटीज़ में एजुजडम जेनरिस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए या नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस में बोला गया कि जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो इंक्लूड करती है ऐसी सारी अथॉरिटीज़ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनाई गई है और उसको लॉ की पावर मिली हुई है, तो वो अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में आएगी, यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर आएगी। ये बात बोली गई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वाले केस में। और इसी वजह से जो राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया। और इसी जजमेंट को फॉलो करते हुए पटना हाई कोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी को एज अ स्टेट हेल्ड किया। केस था वो उमेश वर्सेस वीएन सिंह। उमेश वर्सेस वीएन सिंह के केस में पटना हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पटना को एज अ स्टेट माना, यानी कि यूनिवर्सिटी को भी स्टेट की कैटेगरी में लाया गया इसी जजमेंट को फॉलो करते हुए। इसके बाद हम देखते हैं सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ये केस है। इस केस में बात की गई, देखिए इस केस ने भी ऊपर वाले जजमेंट को फॉलो किया और ओएनजीसी, एलआईसी, ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन को अदर अथॉरिटीज़ के डेफिनेशन के अंदर लिया गया, यानी कि स्टेट माना गया, ठीक है। और इसी में थे जस्टिस मैथ्यू थे, उन्होंने जो जजमेंट को सपोर्ट किया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये हम लोग एक ब्रॉडर टेस्ट को अप्रोच करते हैं और मानते हैं कि कॉरपोरेशन कोई भी ऐसी अथॉरिटी होगी जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का काम करती हो, यानी कि ऐसी कॉरपोरेशन जिसका फंक्शन पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, जनता के महत्व का हो, वो क्या कहते हैं एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट मानी जाएगी और इस वजह से वो अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन के अंदर आएगी, यानी कि आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। आगे देखते हैं। फिर केस आया आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में और ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया गया अदर अथॉरिटीज़ का, ठीक है। तो मतलब कि और मैक्सिमम चीज़ें ऐड की गई स्टेट के डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पर यह हुआ कि जो जस्टिस भगवती थे उन्होंने प्रीफर किया ब्रॉडर टेस्ट और बोला कि अथॉरिटी की मीनिंग के अंदर वो सारी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आएंगी, गवर्नमेंट कंपनी भी आ जाएगी और इवन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी भी आ जाएगी। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी वो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी और उसको फिर भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर माना गया, यानी कि अदर अथॉरिटीज़ ये डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। और इसी केस में जो है कुछ टेस्ट लेट डाउन किए गए कि कब कब हम मानेंगे कि कोई बॉडी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट है, क्या क्या होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो ये टेस्ट थे कुछ ऐसे। पहला था चीफ फंडिंग सोर्स इज़ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो कॉरपोरेशन है उसका चीफ फंडिंग सोर्स जो हो वो गवर्नमेंट की तरफ से आता हो, ठीक है, स्टेट की तरफ से आता हो। डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट का डीप कंट्रोल हो उस कॉरपोरेशन पे। फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और ये बात हमने आगे भी केस में की थी कि जो कॉरपोरेशन का फंक्शन हो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तो वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट हो जाएगी। या फिर चौथा पॉइंट है
अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन, या कोई ऐसी कॉरपोरेशन हो जो कि पहले गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट रही हो और बाद में वो कॉरपोरेशन बन गई हो, यानी कि ऐसी कॉरपोरेशन जिसकी हिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉरपोरेशन में भी स्टेट कॉन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड, ऐसी कॉरपोरेशन जो कि स्टेट के थ्रू कॉन्फर की गई हो या जिसको स्टेट का प्रोटेक्शन मिला हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। तो इस तरीके से 5 पॉइंट ये टेस्ट लेट डाउन किए गए। इलस्ट्रेटिव टेस्ट हैं ये यहाँ पे बात दिमाग में रखने वाली है कि ये टेस्ट जो है वो इलस्ट्रेटिव हैं सिर्फ, यानी कि सिर्फ इतने ही नहीं है, ये कंक्लूड नहीं करते हैं इस बात को, इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं ऐसे जैसे जैसे केस आगे आते जाएंगे। आगे देखते हैं। फिर केस आता है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के अंदर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को एज अ स्टेट माना गया, ठीक है। इसमें भी वही बात की गई कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है, तो इस तरीके की बॉडी पब्लिक इंपॉर्टेंस की हुई और इस वजह से ये एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट हुई, तो इसलिए इसको स्टेट के डेफिनेशन के अंदर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट केस आया अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का। इस केस में हेल्ड किया गया कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट होगी और इस वजह से वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी, यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर आएगी। इसके बाद बात आती है कि क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड की जा सकती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और फिर आता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो हमें डेफिनेशन से पता चल रहे हैं कि वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं। अब बात आती है जुडिशरी की। तो जो केस है नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या जुडिशरी स्टेट के अंदर आएगी, इंक्लूड की जाएगी उसकी डेफिनेशन में। तो यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके से डायरेक्टली अगर आंसर इसका दिया जाए तो नहीं, इस केस के अंदर नहीं बोला गया कि नहीं जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है, क्योंकि वो तो खुद ही फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्टर है, उसके अगेंस्ट आप जो है नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रही है और उसका कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं सपोज किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेटिव होगा, इसलिए नहीं आएगी। फिर दूसरा केस आता है RS नायक वर्सेस AR एंथुले का। इस केस में बोला गया, उसी बात को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे करके बोला गया कि आर्टिकल 12 बात करता है अगेंस्ट स्टेट, यानी कि जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, और अगर कोर्ट कोई ऐसा इशू करती है डायरेक्शन या ऑर्डर तो वहाँ पर वो उसको रोका जाना चाहिए, वायलेटिव नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का जो भी वो ऑर्डर करती है। तो यहाँ पर जुडिशरी स्टेट होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन रहे कि वो कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव ऑर्डर ना पास करे या ना इशू करे। तो यहाँ पर एक तरीके से जुडिशरी को बोल दिया गया क्या कि हाँ स्टेट के अंदर आती है। इसके बाद कई स्कॉलर्स भी ऐसा मानते हैं कि जुडिशरी को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। फिर कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि जब जो जुडिशरी यानी कि कोर्ट जो है वो जुडिशियल फंक्शन कर रहे होते हैं तब वो स्टेट नहीं होंगे। जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या है? जुडिशियल फंक्शन मतलब कि जब वो जजमेंट वगैरह दे रहे हैं तो वो वहाँ पे स्टेट नहीं है, और जब नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं यानी कि अपॉइंटमेंट वगैरह वाला काम कर रहे हैं तो वो स्टेट माने जाएँ। तो इस तरीके का भी अप्रोच है कुछ स्कॉलर्स का। तो इस तरीके से ये स्टेट के बारे में हमने, आर्टिकल 12 के बारे में हमने कवर कर लिया। मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।